कभी सोचा है कि ऊन और धागे से बनी एक मामूली सी कढ़ाई एक बहुत बड़ी बगावत का सिंबल बन सकती है? आज हम एड्रियन रिच की एक बहुत ही पावरफुल पोएम एंट जेनिफर्स टाइगर्स को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आर्ट और ऑपरेशन यानी कला और जुल्म के बीच की लकीर एकदम धुंधली सी हो जाती है। असल में ये डर और आजादी की कहानी है जिसे एक ही धागे से बुना गया है। पोएम की शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। ये सिर्फ बाग नहीं है, नहीं, ये तो सिंबल है बेखौफ जिंदगी का, एक ऐसी पावर का जिसे कोई दबा नहीं सकता। और ये जो शब्द है ना, प्रांस या उछल कूद, इसमें इतनी एनर्जी है कि ये हमें सीधा एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां कोई रोक टोक, कोई बंधन है ही नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस निडर बेखौफ दुनिया को बनाने वाला आर्टिस्ट कौन है? और बस यहीं से इस कविता का असली दिल धड़कना शुरू होता है। आखिर कौन है जो इतने साहसी, इतने फियरलेस क्रिएचर्स बना रहा है, और उसकी अपनी कहानी क्या है? चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस कविता का असली जादू जो है ना, वो इसे बनाने वाले और जो बनाया गया है उसके बीच के जमीन आसमान के फर्क में है। ये एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास, और इसी को अब हम थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो ये कहानी है दो अलग अलग दुनियाओं की। एक दुनिया है ऑपरेशन की और दूसरी एब्सोल्यूट फ्रीडम की। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों को एक ही हाथों ने बुना है। जरा सोचिए, एक तरफ तो है आर्ट, एकदम साहसी, निडर, पूरी तरह से आजाद, और दूसरी तरफ है वो आर्टिस्ट जिसकी असलियत ठीक इसके उल्टी है। और बस यही टकराव, यही कॉन्फ्लिक्ट इस कविता को इतनी पावर देता है। तो चलिए सबसे पहले उस पैराडॉक्स के चमकदार और पावरफुल साइड को देखते हैं। मेरा मतलब है बागों की वो शानदार दुनिया जहां कोई रोक टोक नहीं है। रिच ने इन बाघों को डिस्क्राइब करने के लिए जो शब्द चुने हैं वो कमाल के हैं। उछल कूद, इसमें एक वाइल्ड एनर्जी है। फिर चमकीले पुखराज निवासी या ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, इससे लगता है जैसे वो कितने वाइब्रेंट और कीमती हैं। और सबसे जरूरी बात, वो किसी से नहीं डरते, खासकर उन आदमियों से जो उनकी दुनिया के बाहर हैं। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। डेनिजन्स या निवासी होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो उस दुनिया के मालिक हैं। दे बिलोंग देयर, वो वहां के राजा हैं। और शिवालरिक या शौर्यपूर्ण शब्द, ये उन्हें सिर्फ ब्रेवरी नहीं देता बल्कि एक एक मोरल अथॉरिटी भी देता है। उनके हर कदम में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस है। तो ये तो हुई बाघों की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, आंट जेनिफर की असली दुनिया। और ये दुनिया उनके बनाए बाघों की दुनिया से मीलों मीलों दूर है। ये कंपैरिजन देखिए, ये उस गहरे फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ बाघ हैं जो पूरे कॉन्फिडेंस से उछल कूद रहे हैं, और दूसरी तरफ आंट जेनिफर की कांपती हुई उंगलियां हैं जिनसे ऊन की सुई तक खींचना मुश्किल हो रहा है। बाघ निडर हैं और आंट जेनिफर डरी हुई। वो आजाद है और ये किसी के अधीन। और फिर आती है ये लाइन, शायद पूरी कविता की सबसे पावरफुल इमेजेस में से एक। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, ये एक सिंबल है उस बोझ का जिसे आंट जेनिफर अपनी पूरी जिंदगी ढो रही है। तो सवाल ये है कि ये भारी वजन आखिर है क्या? ये सिर्फ एक गहना तो नहीं हो सकता, राइट? तो ये अंगूठी उनकी जिंदगी के बारे में हमें क्या बता रही है? ये भारी वजन असल में उनकी शादी का इमोशनल और साइकोलॉजिकल बोझ है। ये सिर्फ अंकल की दी हुई अंगूठी नहीं है, ये अंकल का दबदबा है, उनका कंट्रोल है, जिसने आंट जेनिफर की अपनी पहचान को, उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से कुचल के रख दिया है। अब कविता एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। ये हमें लाइफ और डेथ से भी आगे ले जाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है आर्ट की उस अमर पावर के बारे में जो कभी खत्म नहीं होती। पोएम हमें फ्यूचर में ले जाती है, यहां तक कि जब आंट जेनिफर नहीं रहेंगी तब भी उनके हाथ उन मुश्किलों की यादों से घिरे रहेंगे जिन्हें उन्होंने झेला। लेकिन उन्होंने जो बनाया है, उनकी आर्ट, उनकी बाग, वो हमेशा हमेशा के लिए गर्व से निडर होकर उछलते कूदते रहेंगे। और मेरे ख्याल से यही इस कविता का सबसे जरूरी मैसेज है। आर्ट जो है वो आर्टिस्ट के दुखों से कई ज्यादा लंबी जिंदा रहती है। हो सकता है आंट जेनिफर अपनी असल जिंदगी में कभी आजाद नहीं हो पाई, लेकिन उनकी क्रिएशन वो हमेशा के लिए आजाद है। आर्ट के जरिए उन्हें वो आजादी मिल गई जो रियल लाइफ में कभी नहीं मिली। अच्छा, इस पोएम को और बेहतर समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे लिखने वाली पोएट एड्रियन रिच कौन थी
और उनके काम का मकसद क्या था। देखिए, एड्रियन रिच सिर्फ एक पोएट नहीं थी, वो एक एक्टिविस्ट भी थी। उनका काम औरतों के सामने आने वाली सोशल प्रॉब्लम्स पर एक पावरफुल कमेंट्री है। आंट जेनिफर असल में उन लाखों करोड़ों औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में फंसा हुआ महसूस करती हैं। मतलब एक ऐसा समाज जहां ज्यादातर पावर और अथॉरिटी मर्दों के हाथ में होती है। और वो अपनी आवाज उठाने से कभी डरी नहीं। उन्होंने पोएट्री की 19 वॉल्यूम्स पब्लिश की। 19। और हर एक वॉल्यूम इन जरूरी इश्यूज के लिए उनकी डीप कमिटमेंट का सबूत है। उनकी आवाज उनके पूरे करियर में बदलाव के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनी रही। तो अल्टीमेटली आंट जेनिफर और उनके बाघों के बीच का जो ये फर्क है ना, ये सिर्फ एक पर्सनल स्टोरी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये उस क्रिएटिव स्पिरिट का सेलिब्रेशन है जो हर तरह के जुल्म के बावजूद न सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि फलती फूलती भी है। तो इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर आर्ट रेजिस्टेंस का यानी विरोध का एक तरीका है, तो आंट जेनिफर की ये क्रिएशन हमें ह्यूमन स्पिरिट की ताकत के बारे में क्या सिखाती है। ये कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे क्रिएटिविटी सबसे मुश्किल हालातों में भी उम्मीद और आजादी की एक रोशनी बन सकती है। ये इंसान की कभी ना हारने वाली हिम्मत का एक जीता जागता सबूत है।